हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 39 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल्व करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉल्वमेंट कंप्लीट कर सकते हो। देखो, ए और बी इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हैं और इनका बैलेंस शीट गिवन है अपने को 31 मार्च 2022 का। अब ये लोग मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म करना चाहते हैं 1 अप्रैल 2022 को। और फर्म का नाम क्या होगा? एबीएन कंपनी। एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करना। देखो, यहाँ पे इंडिपेंडेंटली ए और बी रन हो रहा था। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। ए बंद हो जाएगा, बी बंद हो जाएगा और ये लोग मिलके क्या करेंगे? पार्टनरशिप फर्म खोलेंगे जिसका नाम होगा एबीएन कंपनी। ठीक है। अब क्योंकि एक बंद हुआ है मतलब डिजॉल्व हुआ है, तो मेरे को पता है कि जब भी कोई बिजनेस डिजॉल्व होता है तो वो क्या बनाएगा? यूटिलाइजेशन अकाउंट, हाँ या ना? तो यहाँ पे ए और बी बंद हो रहे हैं, तो ए और बी अपने बुक में क्या बनाएंगे? यूटिलाइजेशन अकाउंट, जहाँ पे जितने भी एसेट और लाइबिलिटी इनके होंगे वो यूटिलाइजेशन में चले जाएंगे। ठीक है। ओके, आगे और देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म वुड बी 3 लाख। न्यू फर्म में 3 लाख का कैपिटल चाहिए और ए और बी लेकर आएंगे 2:1 में। इसको मैं लिख कर समझा देती हूँ। न्यू फर्म में न्यू फर्म में 3 लाख का मेरे को कैपिटल चाहिए और ये कौन लेकर आएगा? ए और बी लाएगा 2:1 में। तो फिर ए लेकर आएगा 2 लाख और बी लेकर आएगा 1 लाख। फिर और देखते हैं क्या लिखा है। इंडिविजुअल बिजनेस का एसेट कौन इवैल्यूएट करेगा? सी करेगा और इसी के बेसिस पे न्यू फर्म टेक ओवर करेगा। और ये लाइन देखो, बहुत नॉर्मल है कि वैल्यू एडजस्ट हो जाएगा कंट्रीब्यूशन के साथ। ये बहुत सिंपल लाइन है। इसमें क्या बोला है कि जैसे ए और बी अपना एसेट क्या करेगा? न्यू फर्म को दे देगा। सपोज ए ने न्यू फर्म को अपना एसेट दिया है 1.5 लाख का। 1.5 लाख का ए ने अपना एसेट दिया है न्यू फर्म को। ठीक है। अब अभी हमने देखा था कि ए को 2 लाख का कैपिटल लाना है। अब क्योंकि उसने 1.5 लाख का एसेट दे दिया है तो डेफिनेटली अब वो 50,000 का और कैपिटल आएगा। ठीक है। तो ये लाइन नहीं भी देता तो भी हम लोग को पता है कि अल्टीमेट जो नेट अमाउंट होगा फिर वो ए और बी लेकर आएंगे। अब देखो, सी इवेल्युएट करेगा तो सी ने देखो वैल्यूएशन रिपोर्ट दिया है यहाँ पे। ए को यहाँ पे उसने ये वैल्यू किया है। स्टॉक जो है ना ये टर्न डाउन हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा 15% से। ए का जो स्टॉक होगा वो 15% से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर देखो सी क्या बोल रहा है। कुछ डेटर 9,000 के अनइलाइजेबल है, मतलब 9,000 नहीं मिलेगा। ठीक है। 9,000 नहीं मिलेगा तो फिर कितना मिलेगा? 80,000। तो फिर न्यू फॉर्म डेटर को लेगा भी कितने में? 80,000 में लेगा। और आगे देखो क्या लिखा है। फर्नीचर फिक्सर का वैल्यू 2,000 होगा। फर्नीचर और फिक्सर का वैल्यू होगा 2,000। और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो जाएगा 1,000। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो जाएगा 1,000। ठीक है। अब देखो बी का एसेट ये वैल्यू हुआ है। स्टॉक रिटर्न अप होगा। रिटर्न अप मतलब ज्यादा हो जाएगा 10% से। 10% से ज्यादा हो जाएगा। फिर डेटर कितना हो जाएगा? 85% हो जाएगा। डेटर 85% होगा। अब क्योंकि डेटा 85% है तो न्यू फॉर्म भी 85% के बेसिस पे लेगा। और बाद बाकी एसेट बुक वैल्यू पे लिया जाएगा। कुछ नहीं भी बोलना तो भी बाद बाकी एसेट बुक वैल्यू पे ही लेते हैं। यहाँ पे लिखा है द फर्म। फर्म मतलब कौन? पार्टनरशिप फर्म। एक बार चेक करवा देती हूँ क्या ये पार्टनरशिप फर्म के बारे में बोला है कि नहीं। नीचे देखो, मेरे को जर्नल एंट्री पास करना है ए और बी के बुक में। और मेरे को बैलेंस शीट बनाना है न्यू फर्म के बुक में, मतलब पार्टनरशिप फर्म के बुक में बैलेंस शीट बनाना है। तो यहाँ पे फर्म का मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म क्रेडिटर को कंसिडर नहीं करेगा जो भी परचेज के अलावा होगा।
परचेज के अलावा अगर कोई भी क्रेडिटर होगा तो वो न्यू फॉर्म उसको नहीं लेगा। दैट इज न्यू फॉर्म क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस को नहीं लेगा, हाँ या ना। यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू फॉर्म क्रेडिटर को नहीं लेगा। कौन से क्रेडिटर को नहीं लेगा, परचेज के अलावा। परचेज के अलावा अगर कोई भी क्रेडिटर हुआ तो न्यू फॉर्म नहीं लेगा। मतलब क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस को वो नहीं लेगा। क्या वो बिल्स पेएबल को नहीं लेगा क्या? मेरे को पता है कि बिल्स पेएबल कुछ नहीं है बल्कि क्रेडिटर का दूसरा फॉर्म है। क्रेडिटर को हमने कन्वर्ट, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिटर को बिल्स पेएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बिल्स पेएबल कुछ नहीं है बल्कि क्रेडिटर का ही दूसरा फॉर्म है, तो बिल्स पेएबल ले लेंगे। अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट होता है कि दीदी ये भी तो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस है, तो ये भी तो कोई पॉइंट में कन्वर्ट हुआ होगा बिल्स पेएबल में। आंसर नहीं, ऐसा चांसेस बहुत कम होता है, मतलब 0.00001% होगा। आपको पता है क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, आप कभी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को बिल्स पेएबल में कन्वर्ट किए हो? आंसर नहीं, ठीक है। तो बहुत कम चांसेस है कि क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस बिल्स पेएबल से रिलेटेड होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर क्लियर कर रही हूँ, न्यू फॉर्म क्रेडिटर सिर्फ परचेज से रिलेटेड वाले को लेगा। मतलब इसको लेगा, क्रेडिटर फॉर परचेज को लेगा और बिल्स पेएबल को लेगा, ठीक है। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस को वो नहीं लेगा। और तो देखो कुछ भी नहीं है सब में। अब यहाँ पे देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना एसेट और लाइबिलिटी न्यू फॉर्म को दे रहे हैं। तो हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि अल्टीमेटली मैंने कितना न्यू फॉर्म को दिया है। एक चीज ऑब्जर्व करना, हम लोग न्यू फॉर्म को अपना एसेट भी दे रहे हैं और साथ में वो मेरा लाइबिलिटी भी ले रहा है, हाँ या ना। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि नेट में वो कितना एसेट हम, नेट में हमने उसको कितना एसेट दिया है, ठीक है। नेट एसेट टेकन ओवर बाय फॉर्म, ये हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, एसेट लिखेंगे। तो यहाँ पे ये सारे एसेट को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ, स्टॉक डेटर बैंक ये सब तो आएगा ही। तो इधर ये पूरे एसेट को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। स्टॉक का वैल्यू कितना होगा, 1,70,000 माइनस 15%। 1,70,000 माइनस 15%, तो कितना होगा, 144,500। तो यहाँ पे लिखो 144,500। और इसका कितना होगा, 98,000 प्लस 10%। 98,000 प्लस 10%, 107,800। फिर यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है। फिर यहाँ पे डेट, 89 से 9 गया तो 80 बचेगा, तो यहाँ पे लिखो 80। और बी का कितना होगा, 37,000 का 85% करो। 37,000 का 85%, 31,450। 31,450। बैंक कितना होगा, कुछ नहीं बोला तो 13,000। और इधर 7,500, तो यहाँ पे लिखो 13,000 और 7,500। कैश का भी वही सेम, कुछ नहीं बोला, 987,234। 987,234। फर्नीचर कितना होगा, 2,000, तो यहाँ पे लिखो 2,000। और इसका कितना होगा, 1,766, कुछ नहीं बोला तो वही सेम होगा, 1,766। और इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 1,000, तो इन्वेस्टमेंट 1,000, ठीक है। टोटल करो एक बार का कितना आएगा। 41,487। अब इसका कर लेते हैं। 148,750।
अब ये तो एसेट हुआ, माइनस लाइबिलिटी करेंगे ना, क्योंकि वो लोग मेरा लाइबिलिटी भी ले जाए। लाइबिलिटी में वो क्या लेगा, एक संडे क्रेडिटर फॉर परचेज लेगा और बिल्स पेएबल लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो माइनस संडे क्रेडिटर फॉर परचेज और माइनस बिल्स पेएबल। कितना लेगा, कुछ नहीं बोला, तो 1,10,000। तो यहाँ पे लिखो 1,10,000 और इधर होगा 47,000। और बिल्स पेबल कितने में ले आया, कुछ नहीं बोला, तो 12,500। और इसका देखो बिल्स पेबल तो है ही नहीं, ठीक है, बी का। टोटल करो कितना आएगा। बी का होगा 101,750। ए का देखते हैं कितना होगा। 118,987, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, पहले समझाती हूँ। देखो मैंने न्यू फर्म को 2,40,000 समथिंग का एसेट दिया था, पर साथ में उन्होंने मेरा लाइबिलिटी भी ले लिया, ठीक है, इतने का लाइबिलिटी ले लिया। तो अल्टीमेटली मैंने उनको 1,18,000 समथिंग का एसेट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो नेट एसेट टेकन ओवर बाय न्यू फर्म इतना हो गया। अल्टीमेटली मैंने उनको 1,18,000 समथिंग का एसेट दिया है। अच्छा, मैंने कितने में दिया, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो 1,18,000 समथिंग का एसेट मैंने उनको 1,18,000 समथिंग में ही दिया है, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, परचेस कंसिडरेशन। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं। हमने 2,40,000 समथिंग का दिया था, पर साथ में उन्होंने मेरा लाइबिलिटी भी ले लिया है। तो अल्टीमेटली उनके घर में 1,18,000 समथिंग का एसेट आएगा। और मैंने दिया भी कितने में, कुछ नहीं बोला, तो इतने में मैंने उनको दे दिया है, ठीक है। तो हेडिंग हो जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट टेकन ओवर, और यही मेरा क्या हो जाएगा, परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। ओके। अब मेरे को जर्नल एंट्री पास करना है, ए की बुक में, फिर बी की बुक में, और फिर न्यू फॉर्म का बैलेंस शीट बनाना है। यहाँ पे देखो ए क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। तो ए का जितना भी एसेट और लाइबिलिटी होगा वो रियलाइजेशन में जाएगा। और ये सारा जर्नल 1 अप्रैल को होगा, क्योंकि न्यू फर्म 1 अप्रैल को बन रहा है। तो पुराना बिजनेस, सोल प्रोपाइटर से बिजनेस, फिर ये खत्म भी कब हो रहा होगा, 1 अप्रैल 2022 को। यहाँ पे सारे एसेट क्या हो जाएंगे, पहले खत्म। एसेट डेबिट होता है, खत्म करोगे तो क्रेडिट होगा। तो टू एसेट लिखेंगे। और टू क्या लिखोगे, ये पूरा का पूरा अपने को लिखना है। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ। टू स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट, टू संडे डेटर अकाउंट, टू कैश एट बैंक अकाउंट भी आप लिख सकते हो, नहीं तो सिर्फ बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो। टू कैश इन हैंड अकाउंट लिख सकते हो, या टू कैश अकाउंट सीधा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू फर्नीचर एंड फिक्सर अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अच्छा, कौन सा वैल्यू लेंगे, मेरे को ये पूरा का पूरा खत्म करना है, क्योंकि फॉर्म बंद हो रहा है, तो मेरे को ये पूरा का पूरा एसेट लाइबिलिटी खत्म करना है। तो मेरे बुक में जितने से एसेट रिकॉर्डेड होगा उतने से हम लोग खत्म करेंगे। ये देखो मेरे बैलेंस शीट में इतने से रिकॉर्डेड है, तो इतने से अपने लोग इसको खत्म करेंगे। मेरा मोटिव क्या है कि एसेट को खत्म करना। तो मेरे बैलेंस शीट में जितने से एसेट रिकॉर्डेड है उतने से हम लोग खत्म करेंगे। एसेट क्रेडिट होगा और रियलाइजेशन क्या होगा, डेबिट। तो रियलाइजेशन डेबिट, टोटल करो कितना होगा। 276,250, ठीक है। अब वैसे ही हम लोग लाइबिलिटी को भी खत्म करेंगे।
लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, खत्म करोगे तो डेबिट होगा। ए अपने बुक में पूरा लाइबिलिटी खत्म करेगा, ये तीनों लाइबिलिटी ए खत्म करेगा। ठीक है। और इसका वैल्यू देखो, लाइबिलिटी मेरे को पूरा खत्म करना है, तो जितने से बुक में रिकॉर्डेड होगा पूरा हम लोग खत्म कर देंगे। और लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, खत्म करोगे तो डेबिट हो गया। और ये यूटिलाइजेशन में खत्म होगा तो टू यूटिलाइजेशन अकाउंट। टोटल कितना होगा? 1,23,250। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? देखो हमने अपना एसेट ए बी एंड कंपनी को दिया है, तो अब हम ए बी एंड कंपनी से पैसा पाएंगे। तो अपने लिखेंगे ए बी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। ए बी एंड कंपनी से हम लोग कितना पैसा पाएंगे? ये देखो 1 लाख। हमने अल्टीमेटली उनको 1,18,000 समथिंग का दिया है, तो इतना हम लोग पाएंगे। तो लिखो 1,18,987। 1,18,987 हम लोग पाएंगे। और मेरे यहाँ से क्या जाएगा? एसेट ना। देखो हम लोग ए बी एंड कंपनी से पैसा पाएंगे क्योंकि हम अपना एसेट दे रहे हैं। तो टू एसेट आपके दिमाग में होगा लिखने का, पर एसेट ऑलरेडी यूटिलाइजेशन में जा चुका है। तो एसेट लाइबिलिटी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? यूटिलाइजेशन। ठीक है। एक बार मैं फिर समझाती हूँ, ध्यान से समझना। आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि दीदी हमने ए बी एंड कंपनी को अपना एसेट दिया है, तो उसी का ही तो हम लोग पैसा पा रहे हैं। तो क्योंकि हमने एसेट दिया है तो टू एसेट आप लिखो। देखो एसेट ऑलरेडी यूटिलाइजेशन में जा चुके हैं, तो इसलिए टू एसेट की जगह मैंने टू यूटिलाइजेशन लिख दिया। ठीक है। कितना होगा? 1,18,987। अब क्या है कि ए बी एंड कंपनी से हम लोग इतना पैसा पा रहे हैं, और वो लोग मेरे को कैश नहीं देंगे, बल्कि मेरे को वो लोग मेरे को अपने फर्म में ओनरशिप देंगे। ठीक है। तो लिखेंगे कैपिटल इन ए बी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। कितने का ओनरशिप देंगे? जितने का मैंने उनको एसेट दिया। ठीक है। मैंने 1,18,000 समथिंग का एसेट दिया है, तो वो ओनरशिप भी मेरे को उतने का ही देंगे। टू क्या होगा? देखो जब मैंने एसेट दिया था तब वो ए बी एंड कंपनी से पा गए थे, तो मैंने उनको डेबिट किया। अब क्योंकि मेरे को उनसे ओनरशिप मिल गया, ओनरशिप पैसा कुछ भी मिल जाएगा, तो फिर हम लोग ए बी एंड कंपनी को क्या करेंगे? हटा देंगे। ए बी एंड कंपनी डेबिट है, हटाओगे तो क्रेडिट हो जाएगा। 1,18,987। क्या ये बात क्लियर? ओके। और क्या कहेंगे? देखो एबीएन कंपनी से हम लोग पहले पैसा पा रहे थे क्योंकि मैंने उनको दिया एसेट। टू एसेट तो होता है, पर एसेट क्योंकि यूटिलाइजेशन में जा चुका था तो टू यूटिलाइजेशन। और एबीएन कंपनी डेबिट। मेरे को उनसे पैसे की जगह ओनरशिप मिलेगा, तो ओनरशिप डेबिट टू एबीएन कंपनी। अब क्वेश्चन है कि दीदी सारे एसेट और लाइबिलिटी हो गए क्या? आंसर नहीं। आपको याद है वो सारा एसेट तो ले आए, पर वो सारा लाइबिलिटी नहीं ले आए। आपको याद है संडे क्रेडिटर पर एक्सपेंस न्यू फॉर्म नहीं लेगा। तो एक चीज आप ध्यान रखना, अगर कोई भी एसेट और लाइबिलिटी न्यू फॉर्म नहीं लेगा तो वो ओनर ले लेगा। एक्चुअल में क्या है कि ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, ये बंद होगा, ये खत्म हो रहा है आज के दिन में। इसकी जगह न्यू फॉर्म, न्यू पार्टनरशिप फॉर्म बनेगा। ठीक है। क्योंकि ए बंद हो रहा है तो फिर संडे क्रेडिट ऑफ एक्सपेंस को भी मेरे को कंप्लीटली खत्म करना है। तो कोई भी एसेट या लाइबिलिटी न्यू फॉर्म नहीं ले रहा है तो सिंपली वो ओनर ले लेगा। ठीक है। तो ये संडे क्रेडिट ऑफ एक्सपेंस कौन ले लेगा? ओनर ले लेगा। क्रेडिटर क्रेडिट होता है, इसको हम लोग खत्म करेंगे तो ये डेबिट होगा। पर संडे क्रेडिटर ऑलरेडी यूटिलाइजेशन में गया है, तो क्रेडिटर की जगह हम लोग यूटिलाइजेशन डेबिट करेंगे। एक बार फिर ध्यान से सुनो। जितना भी एसेट और लाइबिलिटी जो न्यू फॉर्म नहीं लेगा वो ओनर ले लेगा। क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस आज के दिन खत्म हो रहा है। और कोई भी बिजनेस जब भी खत्म होता है तो वो अपना सारा एसेट सेल करेगा और सारी लाइबिलिटी को खत्म करेगा। यहाँ पे एक लाइबिलिटी रह गया था, वो है संडे क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस। ठीक है। ये न्यू फॉर्म नहीं लिया है तो फिर ये ओनर ले लेगा। ठीक है। संडे क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस
ओनर ले लेगा तो मेरे यहाँ से ये लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा। क्रेडिटर क्रेडिट होता है, खत्म करोगे तो डेबिट होगा। तो आपके दिमाग में है कि क्रेडिटर को एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं। अब आपको पता है क्रेडिटर को एक्सपेंस ऑलरेडी इलाइजेशन में आया हुआ है, तो फिर क्रेडिटर को एक्सपेंस को काट के क्या लिखेंगे, इलाइजेशन। क्या ये बात क्लियर? कितना होगा, 750। और ये ओनर ले लेगा तो टू कैपिटल अकाउंट 750। ठीक है। अब सारे एसेट और लाइबिलिटी हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन अकाउंट को टैली करेंगे। अब हम लोग यूटिलाइजेशन को टैली करके देखते हैं कि मेरे को अल्टीमेटली क्या हुआ है, प्रॉफिट या लॉस। देखो बहुत ही सिंपल है डिसाइड करना कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। देखो हम लोग जानते हैं कि लॉस डेबिट होता है, हाँ या ना, और प्रॉफिट क्रेडिट होता है। यूटिलाइजेशन से मेरे को प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। अब देखो कहीं पे भी अगर यूटिलाइजेशन डेबिट हो तो समझ जाना लॉस है ये, और यूटिलाइजेशन अगर कहीं पे क्रेडिट है तो समझ लेना ये प्रॉफिट है। हाँ या ना, बहुत सिंपल है, आई होप। लॉस डेबिट होता है, प्रॉफिट क्रेडिट होता है। तो यूटिलाइजेशन अगर कहीं डेबिट हो तो समझना ये लॉस है, यूटिलाइजेशन कहीं क्रेडिट है तो समझ लेना ये प्रॉफिट है। अब यहाँ पे देखो यूटिलाइजेशन डेबिट हुआ है, इसका मतलब ये लॉस है। कैलकुलेटर लो, क्योंकि ये लॉस है तो नेगेटिव हुआ ना। तो कैलकुलेटर में लिखो 276 250 माइनस में, 276 250 माइनस में। फिर देखो यूटिलाइजेशन क्रेडिट है, क्रेडिट है मतलब प्रॉफिट है, तो लिखो +123 250। फिर देखो यहाँ पे यूटिलाइजेशन क्रेडिट है, यूटिलाइजेशन क्रेडिट है मतलब प्रॉफिट है, तो लिखो +118 987। फिर यहाँ पे यूटिलाइजेशन नहीं है, यूटिलाइजेशन यहाँ पे डेबिट है मतलब लॉस है ये, तो करो -750। तो लॉस आएगा यहाँ पे 3476 देगा। ये लॉस अल्टीमेटली किसको मिलेगा, 34 763 का लॉस है। ये लॉस अल्टीमेटली कौन बियर करेगा, ओनर। अच्छा, कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है। अगर आप ओनर को लॉस दोगे तो ओनर का कैपिटल कम हो जाएगा, क्रेडिट को कम करोगे तो डेबिट होगा। तो जर्नल हो जाएगा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, 34 से, और टू यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अच्छा, ओनर को क्या मिलेगा, ओनरशिप मिलेगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, ये देखो। नहीं 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 दिए, सॉरी। देखो यहाँ पे कैपिटल, एक मिनट में दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो ओनरशिप मिला है ना मेरे को न्यू फर्म से। ये ओनरशिप किसको मिल जाएगा, हम लोग ओनर को दे देंगे, हाँ या ना। तो फिर कैपिटल इन एबीएन कंपनी डेबिट है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। 118 987, और ये हम लोग किसको दे देंगे, ओनर को। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। एक बार हम लोग चेक कर सकते हैं कि सम कंप्लीट हुआ कि नहीं। एक्चुअल में कैपिटल लास्ट में आपका आपका लास्ट में नील हो जाएगा, ठीक है या नहीं। एक बार चेक कर लो कैपिटल नील है कि नहीं। कैपिटल कितना है, 153 है ना, कैलकुलेटर में लिखो 153। ठीक है, लिखा, ओके। अब कैपिटल पे फोकस करेंगे। पहले जर्नल में कैपिटल नहीं है, इधर भी कैपिटल नहीं है, कैपिटल नहीं है, ये देखो। कैपिटल ना 750 से ज्यादा हुआ है, ये देखो 750 से ज्यादा हुआ है तो लिखो +750। फिर देखो कैपिटल कम हुआ है, हाँ या ना, 34 763 से कम हुआ है। आपको पता है ना कैपिटल क्रेडिट होता है तो ज्यादा, डेबिट होता है तो कम। डेबिट हुआ है मतलब कम हुआ है, तो -34 763। फिर कैपिटल फिर से कम हुआ है, डेबिट हुआ है मतलब कम हुआ है, तो -118 987। और तो देखो कुछ भी नहीं है और कैपिटल नील हो गया, इसका मतलब अपना सम खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब वैसे बी का कर लेंगे, बी का तो अब इजी लगेगा आपको करने में। पहले सारे एसेट को हम लोग यूटिलाइजेशन में खत्म करेंगे। ये पहला वाला सेम जर्नल होगा, मैं कॉपी कर लेती हूँ, यूटिलाइजेशन टू एसेट होगा, यूटिलाइजेशन टू एसेट होगा।
कितना वैल्यू है? ये रहा वैल्यू। इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट होगा, ठीक है नहीं। टोटल कितना होगा प्लस करके देख लेते हैं। आई होप इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एसेट को अपने को खत्म करना है, तो जितने से रिकॉर्डेड है उतने से हटा देंगे, ठीक है। तो होगा 144,500। 144,500, ठीक है। फिर लाइबिलिटी को भी खत्म करेंगे, तो लाइबिलिटी भी खत्म कर देते हैं। सेम जर्नल होगा। और वैल्यू इधर से कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, बिल्स पेबल नहीं है ये, ठीक है। बिल्स पेबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने, अब आपको याद है, अब हम लोग एबीएन कंपनी से पैसा पाएंगे क्योंकि हम लोग एसेट दिए हैं। एसेट दिए तो टू एसेट आपके दिमाग में होगा कि हम लोग लिखेंगे, पर एसेट ऑलरेडी इलाइजेशन में जा चुका है, तो टू एसेट के जगह टू इलाइजेशन, ठीक है। और हम लोग एबीएन कंपनी से पाएंगे, तो एबीएन कंपनी अकाउंट डेबिट। देखो एबीएन कंपनी से हम लोग कितना पाएंगे, ये देखो एबीएन कंपनी से हम लोग कितना पाएंगे, 101,750 पाएंगे, हाँ या ना। अल्टीमेटली मैंने एबीएन कंपनी को 1,01,000 समथिंग का दिया है, तो इतना हम लोग उनसे पाएंगे। तो लिखो 1,01,750। अब एबीएन कंपनी हमको इसके बदले में क्या देगा, ओनरशिप देगा। तो ओनरशिप लिख लेते हैं, कैपिटल इन एबीएन कंपनी अकाउंट डेबिट। कितने का ओनरशिप देगा, इतने का ही देगा वो ओनरशिप। अब क्यों, देखो हम लोग पहले एबीएन कंपनी से पैसा पा रहे थे। अब जैसे ही मेरे को पैसा, ओनरशिप कुछ भी मिल जाएगा, वैसे हम लोग एबीएन कंपनी को भी हटा देंगे। एबीएन कंपनी डेबिट है, हटाओगे तो क्रेडिट हो जाएगा। 101,750। अब देखो क्या करना है यहाँ पे। यहाँ पे देखो सारे एसेट और लाइबिलिटी तो एबीएन कंपनी ले आए, बस ये क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस न्यू फॉर्म नहीं लेगा। तो जो न्यू फॉर्म नहीं लेगा वो ओनर ले लेगा। तो यहाँ पे देखो ये ओनर ले लेगा, क्रेडिटर क्रेडिट होता है, खत्म करोगे तो डेबिट होगा। क्रेडिटर डेबिट मत करना क्योंकि वो ऑलरेडी इलाइजेशन में आया हुआ है। तो क्रेडिटर की जगह हम लोग इलाइजेशन को डेबिट करेंगे, और ये ओनर लेगा ऑलवेज, ठीक है। तो टू कैपिटल अकाउंट कितना है, 2,000। तो यहाँ पे लिखो 2,000, ठीक है। अब क्या है कि, और देखो सारे एसेट और लाइबिलिटी खत्म हो चुके हैं। एक लाइबिलिटी था वो भी ओनर ने ले लिया, तो एसेट लाइबिलिटी सारा खत्म। अब हम लोग फाइनली रियलाइजेशन को टैली करेंगे। अब हम लोग रियलाइजेशन को टैली करेंगे, कैलकुलेटर लो। रियलाइजेशन यहाँ पे डेबिट हुआ है, डेबिट है मतलब लॉस है, तो कैलकुलेटर में लिखो 144,500 नेगेटिव। फिर रियलाइजेशन क्रेडिट है, क्रेडिट है मतलब प्रॉफिट है, तो +49। फिर रियलाइजेशन क्रेडिट है मतलब प्रॉफिट है, तो लिखो +101,750। फिर यहाँ पे देखो रियलाइजेशन डेबिट है मतलब लॉस है, तो -2,000। तो 4,250 का इस बार पता है क्या है, पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आया मतलब प्रॉफिट है, ठीक है। पॉजिटिव आया मतलब प्रॉफिट है, ठीक है। अगर हम लोग ओनर को प्रॉफिट देंगे तो ओनर का कैपिटल क्या हो जाएगा, ज्यादा। कैपिटल क्रेडिट नेचर का है, ज्यादा करोगे तो वो और क्रेडिट होगा, हाँ या ना। इस बार आंसर पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट अल्टीमेटली किसको मिल जाएगा, ओनर को। तो ओनर को अगर हम लोग प्रॉफिट देंगे तो उसका कैपिटल ज्यादा हो जाएगा। कैपिटल क्रेडिट होता है, ज्यादा करोगे तो क्रेडिट होगा।
तो लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 4250 और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 4250। ठीक है। और कुछ बाकी है क्या? देखो ये जो ओनरशिप है ना, ये जो ओनरशिप मेरे को न्यू फर्म का मिला है, ये अल्टीमेटली किसको मिल जाएगा? ओनर को। जो भी बच जाता है वो किसको मिल जाएगा? ओनर को। तो ये वाला हम लोग किसको दे देंगे? ओनर को देंगे। तो ये डेबिट है, तो फिर ये हो जाएगा क्रेडिट टू कैपिटल इन ए बी एंड कंपनी अकाउंट 101,750, और ये हम लोग ओनर को दे रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट 1422। ठीक है। हम लोग चेक कर सकते हैं कि सम कंप्लीट हुआ है कि नहीं। कैसे? कैपिटल कितना है? 95,500, ये लिखो कैलकुलेटर में, 95,500। अब चेक करो कि कैपिटल कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे कैपिटल नहीं है। कैपिटल यहाँ पे देखो क्रेडिट हुआ है 2,000 से। कैपिटल क्रेडिट हुआ है मतलब ज्यादा हुआ है, लिखो प्लस 2,000। कैपिटल इन ए बी अलग होता है और कैपिटल अलग होता है, हम लोग अभी बात कैपिटल का कर रहे हैं। ठीक है। कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो प्लस 2,000 कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे देखो कैपिटल फिर से क्रेडिट हुआ है 4250 से, प्लस 4250। और कैपिटल यहाँ पे कम हुआ है क्योंकि डेबिट हुआ है, तो लिखो -101,750। तो कैपिटल अल्टीमेटली 0 हो गया। ठीक है। तो इससे हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सम कंप्लीट हुआ है या नहीं। अब क्या है कि न्यू कंपनी का अपने को बैलेंस, न्यू कंपनी का नहीं, न्यू फर्म का अपने को बैलेंस शीट बनाना है। यहाँ पे देखो बैलेंस शीट तो हम लोग बनाएंगे, एक चीज आप ध्यान रखना। यहाँ पे यहाँ पे आपको पता है ए 2 लाख रुपया लेकर आएगा न्यू फर्म में, और बी लेकर आएगा 1 लाख रुपया, हाँ या ना? तो अल्टीमेटली ये लोग क्या करें, कुछ अमाउंट का तो एसेट लेकर आ रहे हैं, तो बाद बाकी का वो लोग क्या लाएंगे? कैश लेकर आएंगे। तो डिसाइड कर लेते हैं कि ये लोग कितना कैश लेकर आएंगे। तो एक और स्टेटमेंट बना लेते हैं, पर्टिकुलर ए और बी। ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो लोग अपने को, अब हम लोग फॉर्म हो गए। ठीक है। अब हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म हो गए। अल्टीमेटली अल्टीमेटली हमको एसेट कितना मिल रहा है? 118,987, 101,750। और इनको कैपिटल लाना कितना है एग्रीमेंट के हिसाब से? इन ए को लाना है 2 लाख और बी को लाना है 1 लाख। तो ए को कितना और लाना पड़ेगा? ए को कितना कैप ए ए देख ए, एक मिनट में समझा देती हूँ। देखो ए को ना 2 लाख कैपिटल लाना है, जिसमें वो 1,18,000 का मेरे को एसेट दे दिया, तो बाद बाकी का वो कैश लेकर आएगा। तो कैश टू बी इंट्रोड्यूस, कितना कैश वो लेकर आएगा? माइनस करके बताओ कितना कैश वो लेकर आएगा? 81,013। ठीक है, इतना वो कैश लेकर आएगा। यहाँ पे देखो बी ने ना ज्यादा ऐसे दे दिया, तो बी कैश लाएगा नहीं, बल्कि बी कैश विड्रॉ करेगा। ठीक है। कितने का कैश विड्रॉ करेगा? -1,750, मतलब विड्रॉ करेगा। यहाँ पे लिख दो, नेगेटिव में जो है मतलब वो विड्रॉ करेगा। ठीक है। ओके, इसका रोल मैं आपको समझा दूंगी, ज्यादा कुछ खास नहीं है। अब हम लोग न्यू फर्म का बैलेंस शीट बनाएंगे, तो ये सब तो आएगा ही, हाँ या ना? तो ये सबको उठा के पहले लिखो यहाँ पे, इन सबको उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब वैल्यू कितना होगा? वैल्यू कितना होगा? 1,70,000 में से 15% माइनस करोगे कितना होगा? 1,70,000 से 15% माइनस करोगे तो 144,500 होगा। 144,500, एक मिनट। 144,500। ठीक है। अच्छा, इसका कितना होगा? 98,000 प्लस 10%, 107,800। अब दोनों को प्लस करो, कितना होगा? 144,500, 107,800, तो होगा 252। स्टॉक कितना आएगा? 252,300। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना,
फिक्स एसेट ऊपर में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टकट काम नहीं आएगा। एक्चुअल में फिक्स एसेट ऊपर में आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा गलत हो गया, फिक्स एसेट पहले आएगा, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है, पहले फिक्स एसेट आएगा, फिर इन्वेस्टमेंट आएगा, और फिर करेंट एसेट आएगा। करेंट एसेट में अब इनको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अभी स्टॉक का हमने टोटल किया था 250 टू 300 आया था, ये देखो कितना आया था, एक बार फिर से कर लो, 144 500 107 800, 250 टू 300, ठीक है। ओके, डेटर कितना होगा, 80,000, और इसका 85% कितना हो रहा था, 31450। 31450 प्लस करो कितना होगा, 111,450। अब यहाँ पे देखो बैंक कितना था, 13,000, 13,000 प्लस 7,500। अच्छा, और भी होगा बैंक, आपको याद है ए और बी लेकर आएंगे, कुछ लेकर आएंगे कुछ लेकर जाएंगे, तो इसको एक बार पेंडिंग में रखो। यहाँ पे लिखो 13,000, 13,000 प्लस 7,500। आपको पता है ए और बी कुछ लाएंगे भी और कुछ लेकर भी जाएंगे, तो इसको एक बार पेंडिंग में रख लेना। कैश कितना होगा, 987 प्लस 234, तो कैश होगा 1221। फिर फर्नीचर कितना होगा, 2,000 प्लस 1766, तो फर्नीचर होगा 3766। इन्वेस्टमेंट 1,000 होगा, तो इन्वेस्टमेंट 1,000, ठीक है। अब न्यू फर्म के पास लाइबिलिटी भी आएगा। न्यू फर्म पता है दो लाइबिलिटी ले आए, एक क्रेडिटर और एक बिल्स पेएबल, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं। यहाँ पे कैपिटल पहले लिखोगे, कैपिटल के लिए जगह रखोगे ए और बी। एक ए कितना ला रहा है कैपिटल, 2 लाख, और बी कितना लाएगा, 1 लाख, तो टोटल हो गया 3 लाख। अब फिर इधर लिखेंगे क्रेडिटर फॉर परचेस, संडे क्रेडिटर फॉर परचेस लिखो, और एक क्या था, बिल्स पेएबल। दोनों को प्लस करो, 1,10,000 47, तो 157 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 157। बिल्स पेएबल कितना होगा, 12,500 ही होगा, क्योंकि बी के पास तो नहीं है, तो 12,500, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट। यहाँ पे देखो एक और चीज लेना है, ए यहाँ पे 81,013 लेकर आएगा, हाँ या ना, क्योंकि ए को 2 लाख लेकर आना है, वो सिर्फ 1,18,000 का ही एसेट लाया है, तो बाद बाकी का वो कैश लाएगा, तो बैंक में ऐड हो जाएगा। कितना, 81,013, ठीक है। और यहाँ पे देखो बी ना ज्यादा लेकर आ गया, बी को 1 लाख का ही लाना था, तो वो 1,01,000 समथिंग का लेकर आ गया, तो वो जितना एक्स्ट्रा लेकर आया तो वो उतने का कैश निकाल लेगा, ठीक है। तो इतने का वो कैश निकाल लेगा, तो -1750। ये बैंक से करना, कैश से मत करना। अदरवाइज देखो, कैश तो नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर बैंक नेगेटिव हुआ तो उसको ओवरड्राफ्ट में हम लोग डाल सकते हैं। अब बैंक का टोटल कर लो कितना हो रहा है, 99,763। अब टोटल कर लो कितना होगा, 469,500। 469,500, ठीक है। तो ये सब फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है जाए कमेंट सेक्शन में लिख देना।
और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।